हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 8 का शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्यापार से लेकर साम्राज्य तक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब हुआ कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, व्यापार के पर्पज से आगमन हुआ। तो इसका जो नेतृत्व कर रही थी वो महारानी एलिजाबेथ कर रही थी, जो कि इंग्लैंड की थी। तो कोई भी जब व्यापार होता है किसी भी देश के साथ, तो यहाँ आधिपत्य जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए एक चार्टर्ड व्यापार अधिकार पत्र का व्यापार के तहत चार्टर पत्र बनाया गया, जिसके तहत कंपनी क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का कॉपीराइट होता है, अपना कॉपीराइट होता है, अपना अधिकार होता है। उसके तहत क्या होता है कि उस चीज को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। वैसे ही जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंग्लैंड का और बहुत सारा कंपनी था। तो रानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र सौंपा, ठीक है, व्यापार के लिए। तो उसमें कहा गया था कि कोई भी दूसरा कंपनी, इंग्लैंड का कोई भी और कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। तो इस चार्टर का मतलब क्या था? इस चार्टर एक अधिकार पत्र था। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्र पार जाकर भी नए देश का खोज करना एवं अपने व्यापार विस्तार के लिए, आगे बढ़ने के लिए चार्टर सौंपा गया। चार्टर का यही मतलब था। चार्टर से था कि जितना भी अधिकार मिला कंपनी को, जितना अधिकार सौंपा गया व्यापार के लिए, उसको हम लोग चार्टर कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो कंपटीशन करने के लिए उसके सामने कोई दूसरा कंपनी नहीं था। अंग्रेज लोग जब 1600 ईस्वी में भारत आए तो उन्हें लगा कि भारत में उन्हें राज करने में, या भारत के अंदर हम लोग अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो उन अंग्रेजों से पहले भी बहुत सारे औपनिवेशिक लोग आए थे, उपनिवेश करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, या फिर भारत में अपना व्यापार करने के लिए। तो वैसे जैसे अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, वैसे ही 1498 ईस्वी में समुद्री यात्रा का खोज करने के लिए निकला था। भारत का जो समुद्री मार्ग है उसका खोज करने के लिए निकला हुआ था वास्को डी गामा। कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो जितने भी हॉलैंड वासी थे वे भी भारत पहुंचे थे व्यापार करने के उद्देश्य से। यहाँ आए थे। किस चीज का व्यापार? मसाला का उत्पादन था, नील का उत्पादन था, या फिर कपास हो गया, या सूती वस्त्र। तो यूरोप में क्या होता था कि ये सब चीजें महंगी मिलती थी, मसाले महंगे मिलते थे, कपड़े महंगे मिलते थे, सूती वस्त्र नहीं मिलता था। भारत में सस्ते कीमत में मिल जाता था। तो वास्को डी गामा क्या करता था कि जितना भी यहाँ पे दालचीनी होता था, काली मिर्च होता था, या फिर जो भी सूती वस्त्र होता था, उसका व्यापार करके ये यूरोप ले जाता था और यूरोप में महंगे दामों में बेचता था। अपना जो नाव का किराया था, शिप का किराया था, वह निकाल लेता था यहाँ के मसाले, कपड़े, सूती वस्त्र इत्यादि को बेच करके। तो जितने भी कंपनी आए, जितने भी बाहर से कंपनी आए, विदेशी कंपनी आए, सबसे पहले कालीकट आए। कालीकट का मतलब हो गया अभी वर्तमान में कोलकाता शहर है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो यहाँ पे 12,000 एकड़ का एक प्लॉट था, 12,000 एकड़ का एक जमीन था। ये 3 गांव मिलकर बना हुआ था। पहला गांव था कालीकट, गोविंदपुर, कालीकट, गोविंदपुर था। तो ये टोटल कितना था? 12,000 एकड़ का था। आज यही पूरा शहर मिलकर बना हुआ है कोलकाता। ओके, तो सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया? पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी, वहां पे पोरबंदर बनाया हुआ था। बहुत जितने भी सीप आते थे, जितने जहाज आते थे व्यापार के पर्पज से, वो बंगाल की खाड़ी के तट पे रहते थे। वहां बहुत बड़ा पोरबंदर बनाया हुआ था व्यापार के उद्देश्य से। तो एक नाविक था पुर्तगाली नाविक, कौन? वास्को डिगामा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी 17 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पे पहुंचा था? भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कंपनी की गतिविधियां। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना शासन जमा चुकी थी, अच्छे से व्यापार चल रहा था कंपनी का। तो भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए, व्यापारिक कोठी स्थापित, जैसे कोई भी जब व्यापार चलता है तो उसका ऑफिस हम बोल सकते हैं, ऑफिस बनाने के लिए। तो व्यापारिक कोठी बनाने के लिए, भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के एक सम्राट थे जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम। इन्होंने कंपनी को व्यापारिक कोठी बनाने के लिए जेम्स मिल को भेजा था। व्यापारिक कोठी का स्थापन करने के लिए जेम्स मिल को भेजा था कैप्टन हॉकिंस के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस कौन थे? कैप्टन हॉकिंस पहले ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे, उनका शासन चल रहा था, कंपनी का उत्तरदायित्व उनके अंतर्गत था। तो उनके पास अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए 1608 ईस्वी में उन्हें दरबार में भेजा कि व्यापारिक कोठी भारत में बनाया जा सके, कंपनी का विस्तार किया जा सके। कंपनी का विस्तार का मतलब, जैसे यहाँ पे व्यापार के पर्पज से अंग्रेज लोग आया हुआ था, व्यापार का पर्पज से आया हुआ था, तो उन लोग इंग्लैंड से आने से पहले उन लोगों को लगा भारत एक गरीब देश है, यहाँ अच्छे से व्यापार किया जा सकता है, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन लोगों को पता चला कि यहाँ ऑलरेडी आगे से बहुत सारे पुर्तगाली आए हुए हैं, पुर्तगाली अपना शासन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारा साम्राज्य था जो बहुत सुदृढ़ था, भारत के राजाओं के द्वारा अच्छे तरीके से शासित किया जा रहा था। तो सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था? यहाँ पे व्यापार करने के लिए कोठी बनाना था। कोठी बनाने के लिए कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर, भारत में उस टाइम किसका शासन था? जब जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा तो यहाँ पे जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर से बात करने के लिए, जहांगीर से इस चीज का सलाह लेने के लिए कि भारत में व्यापारिक कोठी का स्थापना किया जाए, ठीक है, उसके लिए जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? अपना मैसेंजर, अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को भेजा, जहांगीर के दरबार में भेजा। अब व्यापारिक कोठी स्थापित करने से उद्देश्य से भेजा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गतिविधि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तो 3 शहर था, आगरा, भरूच और अहमदाबाद। आगरा, भरूच और अहमदाबाद। आगरा, भरूच और अहमदाबाद, यहाँ पे किसका शासन चल रहा था? आगरा और भरूच में कोठी स्थापित हो चुका था, ऑलरेडी पहले से कोठियां स्थापित हो चुकी थी, कोठियां स्थापित हो चुकी थी। तो भारत में 17वीं सदी में क्या हुआ? भारत में 16वीं सदी 1608 ईस्वी के बाद 17वीं सदी में व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे अपना राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने लगे, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने लगे, राजनीतिक गतिविधि भी बढ़ाने लगे। तो 17वीं सदी में राजनीतिक गतिविधियां भी अंग्रेज बढ़ाने लगे, यहाँ राजनीति में भी दिलचस्पी रखने लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या स्थिति था। तो 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव, हम पहले पॉइंट में बताए थे 2 गांव आप लोगों का, ये पॉइंट है, 3 गांव था, सूटानटी, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर। तो यहाँ का जो जमींदारी शुल्क चलता था, पहले क्या होता था कि जो यहाँ पे रैयत होते थे, यानी कि जमीन का जिनके पास मालिकाना हक होता था वही रसीद काटते थे। तो इसका कुछ रेट होता था, जैसे 1200 एकड़ का अपना रेट है,
1300 एकड़ का अपना रेट है। तो रेट जो डिसाइड करते थे वो जमींदार लोग डिसाइड करते थे, रैयत लोग डिसाइड करते थे। तो कंपनी क्या किया कि 3 गांव जमींदारी 1200 रुपया भुगतान करके अपना हासिल कर लिया। ठीक है, तो यही जो 1200 रुपया में जो भुगतान प्राप्त किया गया जमीन में, यहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण किया गया। फैक्ट्री का नाम दिया गया फोर्ट विलियम। ठीक है, जो कि फोर्ट विलियम अभी कलकत्ता नाम से जाना जाता है, कलकत्ता नगर कहलाए। यही तीनों गांव मिलकर अभी कलकत्ता, सुतानट्टी, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर, ये तीनों मिला के अभी कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो शाहजहां का शासन था भारत में उस टाइम। कौन सा शाहजहां का शासन था? ये राजा का अधिपत्य था। तो इन्होंने क्या हुआ, अंग्रेजों को खुली आज़ादी दे दी, बंगाल में व्यापार करने की खुली आज़ादी दे दी, फुल फ्रीडम दे दिया, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को फायदा होता था तो शाहजहां को भी फायदा होता था, शाहजहां को मिलता था। नवाब लोग का शासन था, यहाँ नवाब अंग्रेज 2 लोग शासन कर रहे थे। तो शाहजहां का नवाबों से झगड़ा हो गया, उसके बाद इन्होंने अंग्रेज को दे दिया, अंग्रेज को व्यापार करने के लिए दे दिया। एक स्टोरी समझाते हैं हम आप लोगों को, हम कहीं पढ़े हैं। शाहजहां की बेटी थी जहांआरा, जहांआरा का दाहिना हाथ जल गया था। तो शाहजहां ने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि मेरी बेटी का जो दाहिना हाथ बचा देगा या फिर अच्छा कर देगा। दाहिना हाथ पूरा उसका जल चुका था। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी उस टाइम वैद्य होते थे, वैद्य लोग होते थे, राजा के दरबार में जाकर उन लोग हार मान चुके थे, उसकी बेटी का हाथ को कोई ठीक नहीं कर पाया था। तो अंग्रेज लोग का व्यापार होता था वैसलीन का व्यापार, अभी जो वैसलीन है उसका व्यापार होता था। उस टाइम नया नया व्यापार शुरू हुआ था वैसलीन का। वैसलीन के नाम से क्या करते थे अंग्रेज लोग, बहुत सारे दूसरे चीज़ों का व्यापार शुरू कर दिए। तो अंग्रेज गए शाहजहां की बेटी जहांआरा का हाथ बचाने के लिए, तो उसी वैसलीन का यूज करके उसका हाथ ठीक किया गया। तो नवाबों से रिश्ता खराब था, तो अंग्रेज लोगों के प्रति उसका सहानुभूति बढ़ गया। इसके चलते क्या हुआ, शाहजहां ने अंग्रेजों को पूरी आज़ादी दे दी, पूरा बंगाल में शासन करने का, बंगाल में पूरा व्यापार करने का। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कि बंगाल का जो सबसे शक्तिशाली शासक था अंग्रेजों के बाद, वहां पे कौन था? भारत में मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान व सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के नाम से जाना जाता था इन लोगों को। इन लोगों का बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, इनका अधिपत्य सबसे ज्यादा था। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अगर व्यापार में कोई प्रॉब्लम कर रहा था, कोई परेशानी बढ़ा रहा था, उसमें थे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान व सिराजुद्दौला। अब प्लासी का युद्ध कैसे हुआ? 1757 में अली वर्दी का खान का मृत्यु हो गया, तो सिराजुद्दौला का वहां का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला यानी कि नवाब और अंग्रेज दोनों का विचार अलग अलग था, दोनों का शासन का तरीका अलग अलग था, और इन लोगों का आपस का जो मेल था वो बिछड़ गया नवाब और अंग्रेजों के बीच में। तो नवाबों का अपना नीति था, अंग्रेजों का अपना नीति था। इससे क्या हुआ, बंगाल में युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए गए, बहुत सारे अंग्रेजों को बंधक बना लिया गया, तथा बहुत सारे अंग्रेज जो थे खुद को आत्मसमर्पण कर दिए, नवाब के आगे झुक गए। नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया 20 जून 1756 ईस्वी को। तो सिराजुद्दौला ने फिर क्या किया, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर अपना किलाबंदी कर दिया। फोर्ट विलियम पर क्या किया, किलाबंदी कर दिया, अपना आर्मी खड़ा कर दिया, अपना सैनिक खड़ा कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, और 20 जून 1756 ईस्वी को अधिकार जमा लिया। ओके, तो नवाब का फौज क्या हुआ, अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज कमजोर पड़ गए, बंगाल में अंग्रेज कमजोर पड़ गए, बंगाल में अंग्रेज कमजोर पड़ गए। लेकिन सिराजुद्दौला का ऐसे भी कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, वहां पे नवाब ज्यादा ताकतवर हो रहे थे। अगर उस टाइम नवाब अंग्रेज को भगा पाते तो 300 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन चला भारत में, वो उसी टाइम खत्म हो जाता। तो हाथ किसका था, भारत में जो ऑलरेडी से यहाँ के शासक थे, पहला शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इन लोगों ने अंग्रेज को बढ़ावा दिया,
यहाँ पे उन लोगों को फायदा हुआ तो इन लोगों ने बढ़ावा दिया। कुछ थे, कुछ दबे कुचले जो थे छोटे कस्बे के, वो खुद समर्पण कर चुके थे अंग्रेजों के आगे। लेकिन यहाँ के जो नवाब थे, नवाब में 3 नवाब थे यहाँ पे, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के भीषण युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध को कुछ टाइम का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध को कुछ घंटों का युद्ध कहा जाता है। कुछ घंटों का युद्ध कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध को कुछ घंटों का युद्ध काहे कहा जाता है? तो सिराजुद्दौला का जो नवाब था, इसमें अपना आदमी इसका छुपा हुआ था। तो अपना आदमी क्या हुआ, इसको धोखा दे दिया, अपना ही आदमी धोखा दे दिया। अलीनगर का इसका जो अपना दोस्त था सिराजुद्दौला का यानी नवाब का, उसने धोखा दे दिया और उसके साथ छल कर दिया। अब प्लासी का युद्ध क्या हुआ, नवाब हार गया, अपने ही लोगों से नवाब हार गया और कुछ ही अल्पावधि की लड़ाई थी और यह कुछ घंटों में समाप्त हो गया। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। युद्ध बीतने के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला को हत्या कर दिया गया। अब बंगाल किसको दे दिया गया, मीर जाफर को। यही मीर जाफर जो था सो नवाब के साथ गद्दारी किया और उसको यहाँ का शासन बागडोर संभाल दिया गया। तो मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में आगे से युद्ध के पहले ही रणनीति बन चुकी थी कि युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध होगा और मीर जाफर को गद्दी सौंपा जाएगा, बंगाल का शासन सौंपा जाएगा। फिर क्या होता है, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल में व्यापार बढ़ाता है, व्यापार आगे बढ़ाता है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का अफसरों का लक्ष्य, कंपनी के अफसरों का क्या लक्ष्य था, कंपनी का फैलता साम्राज्य कितना था, आगे के पॉइंट में देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने क्या हुआ, मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपी। मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल को। अब मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। यह भी पहले से सुनियोजित ढंग से किया हुआ साजिश था। अब इस युद्ध को इतिहास में बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, युद्ध कितना दिन कहाँ पे चला था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस तरह इसमें कौन कौन थे इस युद्ध में, एक तरफ था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, एक था अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम था। तो दूसरा तरफ अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन मुनरो। तो इस युद्ध में क्या होता है कि ये तीनों का हार हो जाता है। शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और जो मुगल शासक रहता है शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों हार जाते हैं और कैप्टन मुनरो की सेना क्या होती है, जीत जाती है। उसके बाद क्या होता है, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब जो सिराजुद्दौला है, मीर कासिम, ये सब क्या होते हैं, अंग्रेज के कठपुतली बन जाते हैं। अब इन लोगों को जो सलाह दिया जाता था वही ये लोग काम करते थे। अपना अधिकार इन लोगों का समाप्त हो चुका था। बक्सर में विजय होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश शासन जड़ जमा चुका था। यहाँ पे अवध 3 जगह इन्होंने जड़ जमा चुका था। बंगाल, पहला जगह था बंगाल, दूसरा था अवध, ठीक है, और तीसरा जगह था यहाँ पे आप लोगों का इलाहाबाद, जो इलाहाबाद का संधि हुआ था, इलाहाबाद समझौता हुआ था। तो भारत में 3 जगह सिंपल समझते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ पे शासन और जड़ जम चुका था। अंग्रेजों का शासन जम चुका था। अंग्रेज यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो चुके थे, व्यापार के पर्पज से, राजनीति के पर्पज से युद्ध करके तीनों जो सेना थी यहाँ पे, यानी कि बक्सर का जो तीनों शासक थे उन लोगों को कठपुतली बनाया गया। उन लोगों का व्यापार का युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजी सेना का व्यापार का टाइम शुरू हो गया, या फिर बोलिए इनका समय यहाँ से शुरू होता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी का कितना फैला साम्राज्य भारत में।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कंपनी का और साम्राज्य कैसे फैला। तो बक्सर का युद्ध जो था वो हार चुका था, भारत हार चुका था, भारत के शासक कठपुतली बन चुके थे। तो अभी तो सिर्फ भारत में व्यापार था। बक्सर के युद्ध के पहले क्या था, बक्सर के युद्ध से पहले सिर्फ व्यापार था। लेकिन अब अंग्रेज क्या हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने लगा, सीधे सैनिक हमले करने लगे। ठीक है, अब जैसे होता था पहले कि सिर्फ हमला करके सिर्फ हमला करके अंग्रेजों के द्वारा कमजोर किया जा रहा था भारतीय शासक को। लेकिन अब अंग्रेज लोग क्या हुए कि सीधा हमला नहीं करके, सैनिक हमला नहीं करके, राजनीतिक हमले, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लेने लगे। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति का सहारा लेने लगे। यहाँ पे कंपनी अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। तो साम्राज्य डायरेक्ट सैनिक से हमला करके नहीं, उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन का सहारा लिया। कंपनी क्या किया, भारतीय रियासत में राजनीतिक व्यवसायिक हित की रक्षा के लिए अपना रेजिमेंट नियुक्त किया। अब जब रेजिमेंट बनाया गया तो हुआ क्या, यहाँ पे आप लोगों का बनारस क्षेत्र में वहां के जो लोग थे जिन्हें सिपाह कहा जाता, उन लोगों का भर्ती किया गया ऑन रेजिमेंट के द्वारा। आर्मी रेजिमेंट, उन लोगों का जो रेजिमेंट था, सिपाह था, उसमें बनारस के लोगों का, जो किसान थे, जो कूचे हुए दबे हुए लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों को क्या हुआ, दिया गया, जगह दिया गया, रेजिमेंट में जगह दिया गया। तो यहाँ के लोगों का रख रखाव जितना भारतीय शासक उनको उठाना पड़ता था। अब यह क्या होता था, जैसे कंपनी का जितना भी जुर्माना रहता था, जो सिपाह में भर्ती हो गया, जो लोग सिपाही बन गया, अंग्रेजों का गुलाम हो गया, उन लोगों का टैक्स माफ कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अवध तक तो छीन लिया गया था, अवध और हैदराबाद भी अब छीन लिया गया। अवध और हैदराबाद तक उन लोगों का अधिकार हो चुका था, पूरा हैदराबाद तक। तो इसमें कौन कौन गुलाम हो गए हमारे राज्य, पहला बंगाल, सेकंड अवध एंड थर्ड हैदराबाद। अवध अभी वर्तमान में इसे बिहार कहा जाता है, लेकिन अवध का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत का वो इलाका, दिल्ली के बाद का जितना भी है बिहार तक, पटना तक, उसको क्या बोला जाता था, अवध। वहां पे शासन हो चुका था अंग्रेजों का। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेज लोग का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ। तो भारत में मैसूर एक राज्य है, दक्षिण का राज्य है आप लोगों का मैसूर। तो मैसूर में उस टाइम टीपू सुल्तान का सरकार था, टीपू सुल्तान का शासन था 1782 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक। तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज लोग का युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 तक। द्वितीय मैसूर का युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज के साथ जितना था, मैसूर का जो था वो टर्म सही नहीं था। टर्म का मतलब हो गया कि जैसे पहले नवाब लोगों के साथ, नवाबों का कमजोरी जान चुका था अंग्रेज लोग, नवाबों को कठपुतली बना चुका था। लेकिन शेर मैसूर के नाम से जो टीपू सुल्तान को जाना जाता है, टीपू सुल्तान ने कभी समझौता नहीं किया अंग्रेजों के साथ। ठीक है, कंपनी के साथ कभी भी प्रत्यक्ष रूप से टीपू सुल्तान ने समझौता नहीं किया। इन्होंने अपने राज्य को अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से चला कर रखे थे। 2 युद्ध हुए, दोनों युद्ध में विजय भी प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में क्या हुआ, षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया और षड्यंत्र का आरोप लगा के उन्हें मार दिया गया 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में टीपू सुल्तान ने विजय प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के साथ 1780 से 84 तक चला, उसमें भी उन्हें विजय हुआ। लेकिन षड्यंत्र के तहत फंसा के 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान को मार दिया गया। तो यहाँ पे एक और राज्य हमारा चला गया, एक और क्षेत्र चला गया मैसूर।
उसके बाद इन्होंने पश्चिम की तरफ रुख किया अंग्रेजों ने। पश्चिम मराठा राज्य था। मराठा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अंग्रेज और मराठों के बीच भी 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी। दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 5। 1803 से 5 के युद्ध में हमारा दिल्ली चला गया, दिल्ली का क्षेत्र चला गया, आगरा का क्षेत्र चला गया। यानी कि जितना भी उत्तर भारत था, दिल्ली से लेके पटना तक, यानी कि पटना उस टाइम अवध के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश का जितना भी रियासत था सब अंग्रेज के कब्जे में आ चुका था। तो मराठा था, मराठा बचा हुआ था हमारा। मराठा राज्य का मतलब हो गया महाराष्ट्र का एरिया। तो अंग्रेज लोग के बीच 3 युद्ध हुआ। मराठों का शासन था उस टाइम दिल्ली में, लेकिन दिल्ली भी अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया। मराठा योद्धा का जो शासक थे सिंधिया थे, फडणवीस थे, 2 प्रमुख थे, सिंधिया और फडणवीस। सिंधिया और फडणवीस 2 प्रमुख शासक थे मराठा के। लेकिन हमारा दिल्ली और आगरा दूसरा जो युद्ध हुआ था मराठा और अंग्रेज के बीच, उसमें दिल्ली और आगरा को हड़प लिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंग्रेज लोग राजनीतिक कारण से यहाँ पे कितना सक्रिय हुए, सर्वोच्चता का दावा उन्होंने कितना किया, और विलय का सिद्धांत लाए, अपना नया शासन व्यवस्था बनाया, कंपनी का अपना सेना बनाया गया। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये सब नेक्स्ट पॉइंट में। अब विलय का सिद्धांत हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, और नया शासन का व्यवस्था। तो जैसे जैसे विलय का सिद्धांत का मतलब हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी ने विलय और राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। ठीक है, उसमें हमारा 3 राज्य चला गया, सतारा, संबलपुर, उदयपुर। सतारा, संबलपुर, उदयपुर। तो अंग्रेज लोग क्या था, विलय का, लॉर्ड डलहौजी पूरा पैर पसार रहा था, पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर पसार रहा था, और उसका सिर्फ सिद्धांत था। विलय का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत को विलय का सिद्धांत कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, उसका विलय का सिद्धांत था, पूरा पैर पसार रहा था। एक है और नागपुर। ये 4 राज्य हड़प लिया। विलय का सिद्धांत की नीति के तहत 4 राज्य हड़प लिया गया। और एक और था हमारा झांसी। और ये 5 राज्य पर, 1 2 3 4 5 राज्य पे महिला शासिका थी। झांसी रानी की लक्ष्मीबाई डलहौजी के द्वारा ये भी मारी गई थी, डलहौजी के युद्ध में मारी गई थी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर ये महाराष्ट्र का जगह है, महाराष्ट्र का जगह है। अब 5 पे किसका साम्राज्य था? महिला साम्राज्य था। 1857 की क्रांति, इसके बाद आया 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा। उसमें भी अंग्रेजों लोग के छक्के छूटे, इसमें भी अंग्रेजों लोग का बहुत सेना मरा। अंग्रेजों को लगा कि हम लोग भारत में इतने अच्छे तरीके से, जैसे नवाबों को मारा गया या फिर मराठाओं के साथ युद्ध किया गया, उतने आराम से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी का युद्ध नहीं हुआ। अब नई शासन की व्यवस्था, जैसे वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग। तो इसका अपना शासन व्यवस्था था 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785 तक ये रहा। इसी का था विलय का सिद्धांत। पूरे भारत में फूट डालो शासन करो, या फिर अपना पैर पसार रहा था, यहाँ राजनीतिक रूप से व्यापार कर रहा था। अब इसका कंपनी का भी विस्तार हो चुका था, बंगाल, बंबई और मद्रास, 3 जगह इसका कंपनी का विस्तार हो गया था। बंगाल, बंबई, उस टाइम का बंबई, अभी का मुंबई, और मद्रास का मतलब हो गया चेन्नई। ओके, तो 3 जगह जो था उन लोगों का शासन हो चुका था, कंपनी का प्रशासनिक इकाई भी बन चुका था। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना किया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, न्यायालय का स्थापना किया गया। तो जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया वो किस शासन की नीति? नया शासन नीति।
पहले का नीति को हटा के नया शासन नीति लाया गया। उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी इतना दिन शासन किया तो कंपनी भारत में क्या सेवा दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कंपनी क्या होता था। जैसे यहाँ पे आने जाने के लिए पहले 7 महीने 15 महीने तक लग जाते थे, 7 मंथ 8 मंथ तक अंग्रेजों को लग जाता था भारत में आने जाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किया गया था भाप का जहाज। भाप का जहाज से क्या हो गया, 7 सप्ताह में 8 सप्ताह में आने लगा। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे सेना बढ़ाया गया, कंपनी शासन का विस्तार कर पाया। भाप का जो भी नाव था उसके द्वारा उन लोग अपना 6-8 माह का समय लगता था पहले, अब 6 सप्ताह में उन्होंने पूरा कर लिया। अब 1857 में क्या हुआ, 63% भूभाग पर उन्होंने अपना शासन कर लिया। 63% भूभाग में उन्होंने 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेज आए कब, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के नाते भारत में आई थी 1600 ईस्वी में। 1700 ईस्वी तक उन्होंने 3 जगह पे अपना शासन कर लिया था। पहला जगह था मराठा, दूसरा जगह था बंगाल और तीसरा था अवध। उसके बाद 1857 आते आते उन्होंने 63% भूभाग पर इंडिया पे कब्जा कर चुके थे। इसका रीजन क्या था, भाप का उन्होंने डेवलप कर लिया था नाव, उससे आने जाने के लिए पहले उन्हें 7 महीने 8 महीने का समय लगता था। लेकिन अब उसी दूरी को वो 7 सप्ताह 8 सप्ताह यानी कि 1 महीने में, 1 महीना से भी कम में आने जाने में उन्होंने अपना समय बचाया। तो यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने कब्जा कर लिया, 78% कब्जा कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब ये तो इतना ही है। कंपनी व्यापार के पर्पज से आई थी भारत, व्यापार से साम्राज्य तक उन्होंने विस्तार किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज इतना ही।